Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So आज के इस वीडियो में हम NTA PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके अंडर DU, JNU, BHU एंड BBAU ये सारी यूनिवर्सिटीज कवर्ड है। तो इन सारे यूनिवर्सिटीज के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट MCQs आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है सारे यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आते हैं, तो हम एक एक करके सारी यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम BHU के 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा एग्जामिनर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही NTA आपको 10 to 15 क्वेश्चन एज इट इज आपको पूछे जाते हैं NTA की तरफ से। तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपका स्कोर बढ़ने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक स्टेप देता है कि आप अपने मार्क्स को, आपके हाथ में मार्क्स है कि आप किस तरीके से उस मार्क्स को आपको स्कोर करना है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है। उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक आपकी डेट नहीं आई है, तो आपको जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू सारे, और आपकी जो भी डिमांड है, अगर आपको थ्योरी लेक्चर्स चाहिए, आपको एमसीक्यूज लेक्चर चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर सेशंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो कि आपको क्या नीड है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर योर पेपर 1 एंड फॉर योर पेपर 2 हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको 100% पासिंग गारंटी दी जाती है, यानी हमारे कोर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, जिसमें आपको सारे यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम प्रोवाइड करते हैं और आपको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस भी मिलते हैं हमारे कोर्स में, जिसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू, कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक सेट स्कोर का माध्य 50 है और मानक विचलन 10 है। यदि प्रत्येक छात्र के स्कोर को दुगना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा?
The mean of a set scores is 50 and standard deviation is 10. If the score of each student is double, the new median will be. So इस प्रश्न में जैसे कि आप देख रहे हो, हमें कुछ छात्रा है, कुछ छात्रा के कुछ स्कोर्स है. सो उनका जो स्कोर है उनका हमें मीन दिया गया है, यानी उसका हमें माध्यक दिया गया है जो कि 50 है, जो कि 50 है. अब और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम कहते हैं मानक विचलन, ये दिया गया है 10. सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड आउट है. ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है, डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है. और मीन बताता है आपके डेटा की एवरेज वैल्यू. ओके, एवरेज वैल्यू बताता है आपके मीन के. ज्यादातर स्टूडेंट्स को मान लीजिए 50 मार्क्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कोर होगा, ज्यादातर छात्राओं का जो स्कोर होगा वो 50 होगा. इसलिए इस जो डेटा है, सेट स्कोर्स है, उनका हमें मीन क्या जा रहा है 50. अब हमें इस केस में पूछा गया है कि जो छात्राओं के स्कोर्स है उससे अगर हम दुगना कर दे तो उस केस में हमारा जो नया जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा, नया माध्यक क्या होगा. क्योंकि हमें यहाँ पर मीन दिया गया है, माध्य दिया गया है और मानक विचलन दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, और हमें मीडियन पूछ रहा है. मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले. मीडियन मतलब आपका जो भी डेटा होता है उस डेटा की सेंटर वैल्यू और मिडल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन. अब जैसे कि यहाँ पर आपको मीन दिया गया है यानी माध्य दिया गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है. सो याद रखिएगा ये दोनों भी वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया है. इससे आपका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी है. अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के जो स्कोर है यानी छात्रों के जो स्कोर है उसको दुगना कर दिया जाए. मतलब मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि स्कोर जो हो गए स्टूडेंट्स के, जो आपके छात्राओं के जो प्रत्येक छात्राओं के जो स्कोर होंगे कुछ इस तरीके से होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10. ये मान लीजिए छात्राओं के स्कोर्स है. अब हमें प्रश्न में ही बोला जा रहा है कि छात्राओं के जो स्कोर्स है उसको हमें दुगना करना है, उसको हमें डबल करना है. डबल किस तरीके से करेंगे, हम डबल कर देंगे. ओके, दुगना कर देंगे, जितनी वैल्यू है उसको उसमें 2 उसको दुगना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 16 एंड ये हो जाएगा आपका 20. ओके, आपने क्या करा, हर एक नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब आपने दुगना कर दिया. अब दुगना करने के बाद आपका जो ये नया मीडियन होगा, मीडियन क्या हो रहा है देखिए, मीडियन के क्या होता है कि आपके डेटा की जो मिडिल वैल्यू है, जो सेंटर वैल्यू है, उसे हम कहते हैं मीडियन. अब अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है 6, और अगर मैं राइट साइड से देखूं तो फर्स्ट सेकेंड और अगेन थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है इस डेटे में 6. मतलब इस डेटा के जो मीडियन वैल्यू है वो है मेरी 6. ओके, मीडियन वैल्यू हमें पता चल गई जो कि है 6. अब जैसे कि हमने दुगना कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशंस को, हमारे छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया. दुगना करने पर 6 का क्या हो जा रहा है, 6 हमारा जो डेटा है, सॉरी हमारा जो स्टूडेंट्स का जो स्कोर्स है, छात्राओं का जो स्कोर्स है वो क्या हो गया, डबल हो गया. किस तरीके से बढ़ गया, दुगना हो गया, जो था उसका दुगना हो गया. यानी मीन हमारा यहाँ पर 6 था तो 6 का हमने डबल कर दिया, तो मीडियन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर. इस केस में जब हमने डबल कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशन को तो इस केस में भी आपका मीडियन क्या हो जाएगा 12. क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो थर्ड नंबर पर आपका 12 नंबर आ रहा है, और अगर आप राइट साइड से देखोगे तो थर्ड नंबर पर अगेन आपका 12 आ रहा है. यानी अगर हमने हमारे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया गया, मतलब छात्राओं के जो स्कोर्स है उसको हमने डबल कर दिया, तो उस केस में हमारा मीन भी किस तरीके से बढ़ेगा, वो भी दुगना ही होगा. तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीज्ड बाय डबल, दुगने से बड़ा. अब ये तो अनचेंज तो होगा नहीं, क्योंकि जैसा था वैसा होगा नहीं, क्योंकि हमें डबल करने बोला गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी विकल्प ए गलत उत्तर हो जाएगा. उसी तरीके से डिक्रीज बाय हाफ, अगेन ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि हम डबल कर रहे, तो हाफ कैसा होगा आपको खुद सोचना होगा. ओके, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा. उसी तरीके से ऑप्शन डी, बिकम इक्वल टू द मीन,
यानी माध्य के बराबर बने। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मीडियन और मीन ये हो सकता है, लेकिन आप सोच सकते हो, लेकिन अगर हम डबल कर रहे हैं तो ये मीन के बराबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीज बाय डबल, दुगने से बड़ा। अगला प्रश्न, पी वैल्यू का मतलब है, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी वैल्यू का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू का क्या फुल फॉर्म होता है। सो याद रखिए, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, यानी प्रायिकता मान। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये होती क्या है, पी वैल्यू होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रश्न से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के आपके एग्जाम में चांस है। ओके, पहले जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसमें भी आपको पी वैल्यू पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पी वैल्यू जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मतलब आप जो भी आपके रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, उसमें आपके जो रिजल्ट आते हैं वो बाय चांस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पी वैल्यू। अब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वाटर ज्यादा देने से कि प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपने ये देखा कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, आपको ये रिजल्ट मिले। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है फिर नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। यानी ये बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है ये आपके वाटर की वजह से तो नहीं हुई है, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से हो। तो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में वो बाय चांस आ रहे हैं, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी और वेरिएबल की वजह से आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ हुई होगी। ओके, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में हम बोलेंगे आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। अब पी वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं, पी वैल्यू का मतलब तो हमने जान लिया है। पी वैल्यू ये बताती है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जो हमारे रिजल्ट आते हैं ये बाय चांस आते हैं। अब हम देखेंगे पी वैल्यू का यूज क्यों होता है, क्यों हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, पी वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम टेस्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। ओके, नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करने के लिए पी वैल्यू का यूज करते हैं। अब किस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए, आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पी वैल्यू अगर लेस होती है, ओके, पी वैल्यू आपकी, पी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपके जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लेते हो। ओके, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पी वैल्यू आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप अभी क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते जाओगे। अब किस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया कि पी वैल्यू कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ। तो याद रखिएगा, पी वैल्यू आपकी किससे कम होनी चाहिए, पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा बताता है कि आपने आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर को अलाउ करा है। तो बेसिकली रिसर्चर्स जो होते हैं अल्फा की वैल्यू पहले से सेट कर लेते हैं, जो कि 1% होती है या फिर 5%। अगर आपने मान लीजिए आपके रिसर्च में 5% आपने एरर अलाउ करा है, आप देखोगे कि हमने, आप ऐसा बताओगे कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हैं हमारे रिसर्च में। सो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपकी जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने क्या करा, पहले से ही अल्फा वैल्यू आप डिसाइड कर लेते हो। अगर आपका जो एरर आप चाह रहे हो, आपके एक्सपेरिमेंट में कितने % एरर आए, उससे आपका एरर कम आ जा रहा है, यानी आपकी जो पी वैल्यू, आपका जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आ जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस, अगर पी वैल्यू आपकी, पी वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अल्फा से ज्यादा आ रही है। ओके, यानी आपने जितना एरर आपके एक्सपेरिमेंट्स में अलाउ करा था उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको एरर देखने मिल रहा है, यानी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, बल्कि कोई और वेरिएबल की वजह से आ रहे हैं, तो ये एरर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा कि किसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या करते हो, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू,
देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब आपके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें जो आपका रिजल्ट आ रहे हैं ये बाय चांस आ रहे हैं। ओके, बाय चांस आ रहे हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हो सकता है किसी और वेरिएबल की वजह से आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किस लिए यूज करा जाता है? क्योंकि याद रखिए पी वैल्यू को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और ये बताएं कि हम उसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर हम रिजेक्ट करने वाले। सो याद रखिएगा जितनी कम आपकी पी वैल्यू होगी उतना आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और आपकी पी वैल्यू आपकी अल्फा से कम है। अल्फा क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल, यानी यहाँ पर रिसर्चर बता देते हैं कि हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इतने परसेंट एरर अलाउ करेंगे, कि इतने परसेंट एरर आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो ये होता है आपका अल्फा, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। और अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, यानी आपके जो एरर्स है आपने जितने अलाउ करे थे उससे ज्यादा आपको एरर मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है आपका पी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, एक शोध अध्ययन में चुने गए चर में से एक छात्र के माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा यदि ये था, ये किस स्तर का माप है? In a research study, one of the variables selected was students' parents' occupation such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है और जैसे उनको ऑक्यूपेशन बिजनेस, फार्मिंग, सर्विस ये ऑक्यूपेशन था। अब ये जो सारे ऑक्यूपेशन हैं, इस ऑक्यूपेशन को मेजर करने के लिए आप किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं इनमें 4 टाइप्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, यानी नाममात्र, क्रमवाचक, अंतराल एंड अनुपात। सो ये स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। इस टॉपिक से कंपलसरी आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। सो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ये स्केल ऑफ मेजरमेंट को। कुछ आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर, N फॉर होता है नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। अब हम इसे शॉर्ट में देख लेंगे कि ये चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको, और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बहुत डीप में आपको समझाया है। तो मैं बताऊंगी आपको, जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप उन वीडियो लेक्चर को और उस नोट्स के पार्ट को अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते क्या है। अब जैसे हम देखते हैं नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है? सेम नॉमिनल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक रैंक देते हो, आप ऑर्डर देते हो। इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर फॉलो करते हो, लेकिन इंटरवल में आपका जो नंबर्स होते हैं आप उनको एक इक्वल अरेंजमेंट में और इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है आपका। उसी तरीके से रेशो, रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो ये होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक छात्र है, उनके माता पिता का कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ इस तरीके से है कि वो बिजनेस करते हैं, फार्मिंग या फिर सर्विस कर रहे थे, यानी व्यापार कर रहे थे, खेती कर रहे थे। सो ये जो उनके बिजनेस ऑक्यूपेशन है, इनको मेजर करने के लिए आप कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे? सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, बस उनको ऑक्यूपेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा गया है उनके ऑक्यूपेशन को। ओके, एक छात्र होंगे, उनके माता पिता फार्मिंग होंगे, तो आप क्या करोगे? उन छात्रों का ग्रुप बना लोगे। एक छात्र है जिनके माता पिता का बिजनेस है, व्यापार है, आप उनको एक ग्रुप में बना लोगे। तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग करते हो, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को आप कैटेगराइज कर रहे हो। तो आप ऐसा किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हो और किस स्तर के माप में करते हो? नॉमिनल में, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र। क्योंकि याद रखिए
नॉमिनल और ऑर्डिनल ही हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। ऑर्डिनल में आप ऑर्डर देते हो, एक इक्वल ऑर्डर देते हो सबको। हम किसी को ऑर्डर में नहीं दे रहे, हम किसी को रैंक नहीं दे रहे। आप यहाँ पर रैंक नहीं दे सकते हो कि आपका जो जिन छात्र के माता पिता बिजनेस करते व्यापार करते वो ज्यादा अच्छे होंगे, आप ऐसा नहीं बता सकते हो। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑर्डिनल क्रमवाचक ये स्केल ये माप का उपयोग नहीं करेंगे। और रह गई बात आपके इंटरवल और रेशो की, यानी अंतराल और अनुपात की। सो याद रखिए इंटरवल और रेशो हम जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर्स हो तो उस केस में हम इंटरवल और रेशो का ज्यादातर यूज करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी और डी ये भी दोनों आपके गलत उत्तर हो जाएंगे और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नॉमिनल यानी नाम मात्र। अगला प्रश्न, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज, निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकारना जब ये गलत हो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने क्या करा, आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कब, जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा, मतलब आपने जो आपकी जो निराकरणीय परिकल्पना है उसको स्वीकार लिया कब, जब ये गलत थी। तो ये कौन सा त्रुटि कहलाएगी, मतलब ये कौन सा एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको ये टेबल को याद रखना है। सो याद रखिएगा, आप आपके रिसर्च में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स और जिसे हम त्रुटि कहते हैं। तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर लेते हो। तो जैसे कि एरर्स में आप क्या करते हो, कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो। सो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रियलिटी में रियल में ट्रू है। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। तो ये कौन सा एरर कहलाएगी, आपका टाइप 1 एरर, मतलब आपकी टाइप 1 त्रुटि। आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस ट्रू थी फिर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया। सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना होती है ये गलत होती है, फॉल्स होती है, फिर भी आपने इसको क्या करते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कब, जब ये गलत थी, मतलब जब ये फॉल्स थी। तो ये कौन सा एरर हो जाएगा, आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपने आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया कब, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो फॉल्स थी, मतलब आपकी जो निराकरण परिकल्पना है वो उसको आपने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार कर लिया, जब वो गलत थी। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो कब, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, तब ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा टाइप 2 एरर, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 त्रुटि। सो अगर आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कब, जब वो फॉल्स है, तो ये आपका टाइप 2 एरर होता है। मतलब कि जो निराकरणीय परिकल्पना है आप उसको स्वीकार ले रहे हो कब, तब ये गलत हो, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर हमने जैसे देख लिया, टाइप 1 एरर कब अगर होता है, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू होती है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब आपके पॉपुलेशन की आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको पुट करोगे और माइनस करोगे, एंड देन आपको सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो करोगे, उनको माइनस करके आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर, जिसे हम कहते हैं त्रिदर्श त्रुटि। तो ये त्रिदर्श त्रुटि भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं होगा, सही आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन डी स्टैंडर्ड एरर, जिसे हम कहते हैं मानक त्रुटि। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सैंपल से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हो और आप देखते हो कि ये कितना स्प्रेड आउट है, तो इसी को आप कहते हो कि ये स्टैंडर्ड एरर बताता है कितना ज्यादा कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इस बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कब, जब ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर, मतलब टाइप 2 त्रुटि। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निगमनात्मक सिद्धांत है
and deductive theory is one that. So इस प्रश्न में हमें निगमनात्मक सिद्धांत क्या होता है उससे हमको बताना है, उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, यानी डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है ये बताना है। हम डिडक्टिव थ्योरी में हम क्या करते हैं, उद्देश्य क्या होता है इसका, ये बताना है हमें इस प्रश्न में। सो याद रखिए, दो टाइप की थ्योरी होती है, या फिर दो टाइप की अप्रोच होती है, या फिर दो टाइप की रीजनिंग होती है। एक होती है इंडक्टिव और दूसरी होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब कुछ इंड्यूस करना, कुछ आप क्या करते हो, थ्योरी बनाते हो, जिसमें थ्योरी की हेल्प से डेटा बनाते हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, इंफॉर्मेशन एकत्र करते हो, कुछ जनरल थ्योरी दे देते हो, उससे हम कहते हैं इंडक्टिव थ्योरी। अब डिडक्टिव थ्योरी में क्या करते हो आप, डिडक्टिव थ्योरी में आप आपकी जो थ्योरी प्रेजेंट होती है, जो आपने इंडक्टिव थ्योरी में या फिर इंडक्टिव रीजनिंग में जब भी आप थ्योरी बना लेते हो, जब भी आपके पास सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों का यूज करते हुए उनको इन्वॉल्व करते हो आप आपकी डिडक्टिव थ्योरी में। और डिडक्टिव थ्योरी में उनको इन्वॉल्व करने के बाद उस पर आप आपकी हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, यानी परिकल्पना ले डाउन करते हो। मतलब आप ये बताते हो कि आपके ज्ञान के अनुसार आप कुछ भविष्यवाणी करते हो और देखते हो कि आपकी भविष्यवाणी कितनी सही है या फिर कितनी गलत है, उसी को हम कहते हैं परिकल्पना और हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा, डिडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है, यानी थ्योरी पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट होती है, थ्योरी इन्वॉल्व भी होती है, और एक्सप्लिसिटली यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मतलब हम उसमें करते ही है जो काम, यानी हम हमारी हाइपोथेसिस को डिफाइन ही करते हैं। हाइपोथेसिस को आप डिफाइन करोगे तभी तो आप उसको टेस्ट कर पाओगे, तभी तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे, तभी तो आप कुछ ऑब्जर्वेशंस बताओगे आपके जो भी है। सो याद रखिएगा, डिडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें आपके पास थ्योरी इन्वॉल्व होती है और एक्सप्लिसिटली आप किस चीज पर फोकस करते हो, आपके हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के लिए। ओके, यानी सिद्धांत और स्पष्ट रूप से परिभाषित परिकल्पना शामिल करते हैं हम निगमनात्मक सिद्धांत में। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो ऑप्शंस बच गए उन्हें भी हम एक एक बार देख लेंगे। विकल्प में आपको दिया गया है अलाउस थ्योरी टू इमर्ज आउट डेटा, यानी सिद्धांत को डेटा से बाहर निकालने के लिए अनुमति देता है। तो ये क्या करता है, ये हमें जो विकल्प दिया गया है ये इंडक्टिव थ्योरी के लिए दिया है, क्योंकि हम सिद्धांतों की मदद से डेटा बनाते हैं, डेटा इमर्ज आउट करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी अलाउस फॉर फाइंडिंग्स टू फीडबैक इनटू टू सॉक ऑफ नॉलेज। नॉलेज के लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, बल्कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम बस हाइपोथेसिस को ले डाउन करते हैं, उसे टेस्ट करते रहते हैं। सो यहाँ पर विकल्प सी भी आपका गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी यूजेस क्वालिटेटिव मेथड्स व्हेनेवर पॉसिबल, यानी जब भी संभव हो गुणात्मक विधियों का उपयोग करते हैं। नहीं, डिडक्टिव थ्योरी आपकी ये आपकी क्वांटिटेटिव मेथड से रिलेटेड होती है, ना कि क्वालिटेटिव। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी इन्वॉल्व थ्योरी और एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न, मानक त्रुटि क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानक त्रुटि क्या होती है, इसकी हमें परिभाषा बतानी है। सो मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मान लीजिए आपने पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लिया जो आपका सैंपल बन गया। अब इस सैंपल पर आप क्या करते हो, आपकी रिसर्च परफॉर्म करते हो इस सैंपल पर, और इस नमूनों पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो। अब शोध परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो आपको डेटा मिल रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मान लीजिए आपने एक सैंपल ले लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को ले लिया, अपने नमूनों को चुन लिया आपने। अब यहाँ पर जो आपने नमूनों को चुन लिया उन पर आप स्टडी परफॉर्म कर रहे हो। आप देख रहे हो कि नमूनों में से यानी सैंपल्स जो है उनकी हाइट क्या है, आपको देखना है इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है। सो आपने क्या करा, आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, आपने हर एक मेंबर के सैंपल में से हर एक मेंबर की हाइट को नाप लिया, उनके कद को आपने नाप लिया। अब नापने के बाद आप क्या करोगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन में सबमिट करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन में उसे आप शिफ्ट करते हो। किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर आप आपके वैल्यूज पुट करोगे और देखोगे कि कितने लोग हैं, लोग बताओगे, और वाई एक्सिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, क्योंकि लोगों की हाइट कुछ इस तरीके से है मान लीजिए। अब ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिडिल वैल्यू मीन हो सकता है, ओके, क्योंकि ये हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। सो यहाँ पर मीन और मीडियन मोड सब एक ही जगह होते हैं बेसिकली।
अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मीन से कितने वैल्यूज मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना मेरा डेटा जो है फैला हुआ है। जितना ज्यादा मेरा डेटा फैला होगा उतना ज्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कितना डेटा फैला हुआ है मीन से। ये मान लीजिए यहाँ पर मीन है मेरा, मीन से मैं ये देखूंगी कि मेरा डेटा, मेरा जो इंफॉर्मेशन है कितना फैला हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है। तो ये मीन से उतना दूर चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है बेसिकली कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपने क्या करा, सैंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको आपने कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड आउट कर ली। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मीन ड्रॉ कर लिया, मेरा मीन यहाँ पर आ रहा है, ज्यादातर लोगों की हाइट यहाँ पर आ रही है। अब मैं क्या देखूंगी कि मेरा डेटा किस तरीके से कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। तो जितना फैला हुआ रहता है डेटा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये पॉपुलेशन सॉरी ये सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, और जो आपके सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वही होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। आपको ये पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से हम जो रिमेनिंग ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं, आपको पता चल जाए कि और कौन से एरर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर विकल्प बी आपको दिया है मॉडल एरर, वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ अ स्टैटिस्टिक। आंकड़े भी मानक श्रेणी का मॉडल त्रुटि नाम। तो मॉडल एरर क्या होता है, मतलब मॉडल त्रुटि क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। मॉडल एरर किस नेम से आया है, मॉडल को हम मोड भी कहते हैं। अब मोड क्या होता है, मोड आपके डेटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए आपको कुछ डेटा मिल गया, ओके, उसमें आपके डेटा में 50 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया आपके डेटा की मोड। अब मोड में भी कुछ एरर्स होने के चांसेस होते हैं, जो आपके डेटा में ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो उसके रेंज में कुछ एरर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मॉडल एरर। तो यहाँ पर हमें रेंज से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, मतलब मोड ऐसे ज्यादा वैल्यूज नहीं पूछी गई कि आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, यानी आंकड़े के मानक विचलन की गणना में त्रुटि। आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डिविएशन से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपने कुछ इस तरीके से आपका डेटा स्प्रेड आउट कर लिया, उससे आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, उससे आपको कुछ एरर हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपका विकल्प सी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक क्या होता है, आपके पास एक स्केल होती है, उसी स्केल में आप सारे एक पर्टिकुलर स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिट करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज स्केल। अब स्केल होती है, सॉरी स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक, तो स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिक्स करने की कोशिश करते हो, उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हो ताकि एरर आपका मिनिमम हो। सो इसे हम कहते हैं मिनिमाइज स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। सो यहाँ पर हमें इससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपका विकल्प डी गलत उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, केस स्टडी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। Which of the following is not true about case study method? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी पद्धति जो होती है, केस स्टडी पद्धति के मेथड से रिलेटेड हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, केस स्टडी मेथड से रिलेटेड नहीं है। अब केस स्टडी मेथड क्या होता है, केस स्टडी पद्धति होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। केस स्टडी मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर्स 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं, 4 to 5 एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन होता है और उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसे हम कहते हैं केस स्टडी। याद रखिए केस स्टडी में डिटेल में जो आपके 4 to 5 पीपल का आप ग्रुप बना लेते हो, जैसे 4 से 5 व्यक्ति होते हैं आपके ग्रुप में, वो डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन से उनको जो भी डेटा मिलता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा।
जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप किसी आईफोन के बारे में या फिर कोई आईफोन जब लॉन्च किया जाता है, मान लीजिए तो 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है, 4 to 5 एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है, जो इनका जो रहता है ग्रुप बनाया जाता है, उनको इनविटेशन दिया जाता है, फिर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर कर फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर कर उसमें डिटेल में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसे यहाँ पर डिस्कशंस के थ्रू जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलती है। सो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में कौन सी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च में। सो याद रखिए, केस स्टडी मेथड जो होता है आपका क्वालिटेटिव नेचर का होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा मिलता है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, नंबर्स के फॉर्म में हमें डेटा नहीं मिलता है। हम यहाँ पर डेटा जमा करते हैं, बेसिकली हम थ्योरीज बनाते हैं, हम डेटा एकत्र करते हैं, डेटा को एक न्यू डेटा हमारे पास मिलकर आता है। सो ये होती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आपके पास जो डेटा होता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है जनरली। सो ये पता चल गया हमें कि आपकी जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है, यानी गुणात्मक नेचर का होता है। देन यहाँ पर ऑप्शन ए और बी देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए दिया गया है, इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। यस, आपका केस स्टडी मेथड जो होता है एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मेथड क्यों होता है? अब जैसे आप 4 to 5 एक्सपर्ट्स को बुला रहे हो, ओके मान लीजिए आपने कोई न्यू डिसीज आई है, उस पर आपने कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो बहुत फेमस है, और जो पूरे वर्ल्ड से आपने बुलाया है, या फिर कोई भी अपने कंट्री से बुलाया है, कोई भी अपनी सिटी से बुलाया है। सो यहाँ पर उनको इनविटेशन के लिए आपको अप्रोच करना होता है, फिर वो आते हैं, वो आपकी फी चार्ज करेंगे, जो भी करेंगे। सो यहाँ पर उनको जो ये मेथड होता है एक्सपेंसिव होता है। ओके, सो ये मेथड एक एक्सपेंसिव मेथड होता है कंपेयर टू अदर मेथड्स। सो यहाँ पर आपको विकल्प ए भी सही दिया गया है। उसी तरीके से विकल्प भी, देयर आर मेनी चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स, यानी यहाँ पर एरर्स यानी गलतियां करने के बहुत संभावनाएं होती है। आपकी जो त्रुटि होती है, त्रुटि बहुत ज्यादा होने के आपकी संभावनाएं होती। क्यों ज्यादा हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, केस स्टडी मेथड में 4 to 5 पीपल का, 4 से 5 व्यक्तियों का ग्रुप बना लेते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में आपको डिस्कशंस होते हैं, आपको डिटेल में डिस्कस करना होता है। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डेटा निकल के आता है आपके पास। सो बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से, बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा होने की वजह से एरर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो ये भी आपको सही विकल्प दिया गया है। सो बच गया आपका ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, आपका जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं होता है, यानी आपका केस स्टडी पद्धति जो होती है ये मात्रात्मक प्रकृति नहीं होती है, ये आपकी गुणात्मक होती है, गुणात्मक नेचर की होती है, ना कि मात्रात्मक। मात्रात्मक नेचर क्या होता है? जिसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स में इंफॉर्मेशन हो, ओके आप जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड ज्यादा यूज करो, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर ज्यादा यूज करते हो। तो इसीलिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपका एक क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं होता है। और हमें भी प्रश्न में यही पूछा गया है कि केस स्टडी मेथड के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। सो वो है आपका विकल्प डी। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और विकल्प डी। अगला प्रश्न, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर्स इज कॉल्ड। उस शोध को क्या कहते हैं जिसके साथ कुछ घटित होता है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली होती है, मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। जो चीज अकर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चीज है वो कितने बार अकर हो रही है, उस वो कौन सी रिसर्च में हम डिटरमाइन करते हैं, हमें ये पता लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेंगू हो गया है, तो आप मानोगे कि आप जैसे कहोगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में 6 टाइम्स डेंगू हो गया है। सो 6 बार डेंगू इस पर्टिकुलर सिटी में ये डिसीज 6 बार अकर हुई है। सो यहाँ पर ये क्या बता रही है हमें? फ्रीक्वेंसी के, वो चीज कितने बार अकर हो रही है। कोई समथिंग, मतलब कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कितनी बार अकर हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताती है कि वो चीज उतनी कितनी बार अकर हो रही है, उस वो घटना कितने बार हो रही है। वो कौन सी रिसर्च बताती है हमें? डायग्नोस्टिक रिसर्च, मतलब नैदानिक शोध। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक शोध। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन सी,
क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक शोध। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो नंबर से डील करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर उस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम किसी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो भी डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, हमें ऐसा फेनोमेना बता रहा है जो कि अकर हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करना है, फ्रीक्वेंसी को हम डिटरमाइन कर सके। सो वो हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसी तरीके से ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम मौलिक रिसर्च कहते हैं, मौलिक शोध। सो फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो किसी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, कोई फेनोमेना अकर हो रहा है, कोई समथिंग चीज, कोई भी चीज अकर हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब नैदानिक शोध का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।